जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ राम राम। ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं इन हरियाणा एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। तो बात कर लेते हैं, आज नए क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। कौन से एक तो बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। कल भी बात करी थी हमने। आप मुझे कमेंट में आंसर करिएगा, अगर हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे कल, और मेरे को ये बताइए कि किस में हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। ब्लड जो ताप है, जो दाब है, वो किसके ऊपर देखा जाता है, धमनियों के ऊपर या शिराओं के ऊपर। तो पहले सरकार इसके बारे में बात कर लेते। तो पहले ये देखिए, जो ब्लड प्रेशर है वो देखा जाता है धमनियों के ऊपर। किसके ऊपर? धमनियों के ऊपर। धमनियों के ऊपर हमारा क्या है, पहले तो ये चीज देखी जाती है, जो ताप कितना लगा रहा है हमारा, ब्लड कितना लगा रहा है, बस ये चीज देखी जाती है। उसके बाद क्या है, इसको एक तो ब्लड प्रेशर को याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ही हमने कल करे थे, कल की क्लास में भी करे थे। बट इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने मेंशन करनी है। एक तो याद रखिएगा ब्लड। ब्लड का एक तो टॉपिक में एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएच की, तो पीएच कितना पाया जाता है? पीएच पाया जाता है सरकार 7.4। अब आप कहोगे मैडम पीएच का समझ में नहीं आया, 7.4 का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जैसे मान लो आप कोई गांव में देखते हो, काफी सारी जमीनें होती है ना, तो जमीनों में देखा जाता है ना कि उसका पीएच चेक करा जाता है कि उसका अल्कलाइन हो गया, शोरा तो नहीं आ गया ना। तो याद रखिएगा, जो पीएच होता है ना, पीएच में क्या होता है, पहली बात तो 0 से लेके 14 तक इसका स्केल होता है। और साथ में जाके ये न्यूट्रल या उदासीन होता है, मतलब क्या है, किसी भी साइड नहीं लेता। अगर ये चीज समझ में आ गई, 7 के और 14 के बीच में ये क्या होता है, ये बेस होता है या अल्कलाइनिक नेचर शो करता है। और 0 से लेकर 7 तक ये एसिडिक नेचर शो करता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या है, ब्लड का पीएच। अगर ब्लड का पीएच हमने क्लियर कर लिया, 7.4 है। ब्लड का पीएच कितना है सरकार? रक्त का है 7.4। अगर मैं कहूँ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी के बारे में बात करी जाए, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का भी कितना होगा? 7.4। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर जो टीयर्स होती है हमारी आंखों में, उसका कितना होगा? उसका भी होगा 7.4। ये सारी चीजें क्लियर होगी ब्लड के रिलेटेड। चलो, अब उसके बाद ब्लड में क्या क्या चीजें और याद करनी है। ब्लड में क्या क्या चीजें याद करनी है, पहली तो बात ये है कि ब्लड किस चीज का बना होता है। ये 55%, 55% क्या है, प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है, हल्का पीला रंग होता है। कल भी हमने इसको करा था, हल्का पीला रंग। हल्का पीला रंग पाया जाता है, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग पाया जाता है। और 45% हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या गठित तत्व। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या गठित तत्वों की बात कर लेते हैं, तो ये कौन से पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं गठित तत्व। ठीक है जी, 45%। अब उसके बाद क्या है, इसके अंदर आरबीसी पाई जाती है, हाँ जी, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं। और फिर हमारे पास प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। सरकार ये सारी चीजें क्लियर होगी तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें बोला है, जो ब्लड प्रेशर है एक हेल्दी मनुष्य का, एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होना चाहिए, रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 120 mm और 80 mm लिखा हुआ है ना। 120 और 80 दोनों याद रख लीजिएगा। mm ऑफ Hg मतलब क्या होता है, ये हम देखते हैं पारा, पारा पारा में देखे जाता है। ठीक है जी, पारा। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई रक्तचाप देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं, पारा को भी यूज करते हैं, पारा को भी हम तापमान में भी यूज करते हैं, दोनों में यूज करा जाता है। ठीक है जी। चलो, इसका सही आंसर है, दैट इज ए आंसर, 120 और 80। ये हमारा ए आंसर हो गया। अब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, रक्तचाप को मापता है? तो बात कर लेते हैं स्फेरोमीटर की, एनीमोमीटर की, स्फिग्मोमैनोमीटर की, या एममीटर की। तो याद रखिएगा, इसमें जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर से करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं ये बात कहूँ कि कितनी डब्ल्यूबीसीज हैं, कितनी आरबीसीज हैं, कितनी प्लेटलेट्स हैं, ये चीज बतानी है, कितनी है इन तीनों की, कितने कितने काउंट्स हैं, तो ये चीज बताता है हेमेटोसाइटोमीटर। हेमेटोसाइटोमीटर। देखो, अगर आपको ये चीज नहीं याद आ रही तो याद रखिएगा, जैसे कैसे याद रखोगे। हीमो वर्ड मतलब क्या होता है, ब्लड के साथ, रक्त के साथ, है ना, ब्लड के साथ। और साइटोमीटर का मतलब ये होता है, साइटो मतलब जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की बात कर लेते हैं, कोशिकाएं या सेल्स की बात कर लेते हैं, या सेल्स। और मीटर मतलब ये बताता है कि कितना मेजर होता है ना। ये चीज सारी क्लियर हो गई है, मेट्रोसाइटोमीटर। अब दूसरी ये चीज याद रखनी थी हमने कि डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये तो हो गया हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर ब्लड की बात करी जाए, है ना, ब्लड को देख के फोकस करते हैं। ब्लड का पीएच भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? ये चीज बहुत आती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था। विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या करा था, उसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। पहली बार इसने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा था? सांप के ऊपर या स्नेक के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट करा था।
इंसान काफ़ी खतरनाक था, इसको स्नेक ज़्यादा प्यार थे, ठीक है? प्यार इनको स्नेकों के साथ था, तो देखो शायद कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई होगी, बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसको स्नेक के साथ मतलब लगाव ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जब इन्होंने देखा था, चेक करा था, वो करा था स्नेक पे, ठीक है जी? अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये बताइए जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होती है वो किस ऐसे जानवर में उसके ब्लड में ही घुले होते हैं। याद रखिएगा ये अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं। अर्थवॉर्म वहाँ पे हमारा एक ऐसा जानवर है। ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी। चलो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी और ब्लड प्रेशर से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले मेजर किसके वॉल्स के ऊपर करा जाता है ब्लड प्रेशर? तो याद रखिएगा धमनियों के ऊपर या आर्टरीज़ के ऊपर और आर्टरीज़ में कोई भी वॉल्व प्रेज़ेंट नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इसका चाप होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है? जो रक्त दाब होता है या चाप होता है वो ज़्यादा होता है इसके ऊपर। तो याद रखिएगा इसमें कोई भी वॉल्व्स की मौजूदगी नहीं होती, कोई वॉल्व्स प्रेज़ेंट नहीं होती। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायामीटर ऑफ द व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ठीक है? मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? देखिए अगर श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात कर लेते हैं या सफेद रक्त कोशिकाओं की बात कर लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो जो सफेद रक्त कोशिकाएं, पहले तो इनका जो साइंटिफिक नाम है वो जरूर पता होना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ठीक है? और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। ल्यूकोसाइट्स, पहले तो ये चीज क्लियर कर ली। अब ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं सरकार, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें ग्रेन पाया जाए, है ना, जिनमें थोड़ा गेहूं के दाने से पाए जाए ऐसे वाला ना, तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स। और एक होते हैं जिनमें दाने नहीं पाए जाते, उसको बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और क्लियर करनी है, ये वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एब्सेंस होती है हीमोग्लोबिन की। एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होती। इस वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं या सफेद होते हैं, श्वेत होते हैं। ग्रैनुलोसाइट को आप याद रखोगे कितने हैं, बेन बेन से याद रखोगे, ठीक है जी? बेन से याद रखोगे, पहली बात तो आ गया हमारे पास बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल भी हमारा क्या है, एक ग्रैनुलोसाइट्स में आता है, ठीक है जी? फिर हमारे पास आता है ई पे एसिनोफिल। एसिनोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है जी? अब एन फॉर आ गए हमारे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आ गए। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक एम और टी से, ठीक है? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आगे दो टाइप के होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट है ये कैंसर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है? कैंसर, ओ सॉरी, एड्स में, एड्स में ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एड्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर आता है, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। किसके ऊपर आता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, एड्स में। ठीक है जी? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स में कौन सा सेल हमारा सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? टी लिम्फोसाइट्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है जी? इसमें टी लिम्फोसाइट्स में। तो यहाँ पे डायमीटर पूछा गया था व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का, तो याद रखिएगा 0.07 mm है ये चीज, ठीक है जी? और इसमें एक चीज और बताती हूँ आपको, ठीक है? अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने चीज पढ़ ली है, सारी चीजें, और इसका जो काउंट होता है वो भी कम होता है, संख्या जो इसकी होती है वो कम होती है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जो इसकी संख्या है वो भी कम होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या करता है, ये लड़ाइयों जो हमारे क्या होता है, कोई फॉरेन एलिमेंट आता है तो डब्ल्यूबीसीएस जाके फ्रंट में जाके झगड़ा करते हैं ना, ये चीज पता होना चाहिए। अब दूसरा जो हैपरिन है, जो हैपरिन एक हमारे एंटी कोगुलेंट पाया जाता है हमारे ब्लड में। हम कहते हैं कि बाहर वाली साइड कोई कट लग जाए तो उसमें रक्त का थक्का जम जाता है ना, बट अंदर वाली साइड क्यों नहीं रक्त का थक्का जमता? वो किसके कारण होता है, हैपरिन के कारण। वो किसके कारण होता है, हैपरिन के कारण। ये भी चीज आपको याद करनी है। चलो आगे इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आगे इसका डिस्कशन है हमारे पास। अगर बात कर ली जाए तो कितने पाए जाते हैं ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज की बात कर लेते हैं। ये इंडिकेटर होते हैं डिजीज के, मतलब क्या है, जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई एलर्जी हुई, तो आपका क्या है, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाएंगे, आपके डब्ल्यूबीसीज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है? एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए।
मतलब मान लो आपको हल्का फीवर होने लग गया है ना, फीवर होने लग गया तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, है ना। डॉक्टर बोलता है कि जाओ अपना क्या है ब्लड टेस्ट करवा के आओ, ब्लड टेस्ट करवा के आओ। ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो और वहां पे देखते हो कि आपके WBC बड़े होते हैं, डॉक्टर देखता है और वो बता देता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई एलर्जी हुई है, या कोई एलर्जी हुई है या कोई डिजीज हुआ ना। अगर मान लो अगर हमारी WBC जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है, अगर WBC जरूरत से ज्यादा बड़ी है तो समझ लीजिए ये किसका कैंसर का कारण है, कैंसर का रीजन है। कैंसर में क्या होता है, WBC एक्स्ट्रा बढ़ जाती है तो क्या है वो क्या करना चाहते हैं, वो लड़ाई करना चाहते हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या है कैंसर को बंद कर पाए, ठीक है, रोक पाए। पर WBC का बढ़ना ही मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ना कैंसर में एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कैंसर की स्टडी के बारे में पूछा जाता है, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलता है, कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम इन द हेल्दी एडल्ट होते हैं, ये सिर्फ 1%, 1% ही बनाते हैं। और दूसरा ये चीज याद रखना है, अगर हमारे ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या है अपर लिमिट से ज्यादा पहुंच गए तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है जी। और अगर मान लो कि हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, एक लोअर लिमिट होती है इसकी WBC की, अगर उससे डिक्रीज हो गए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। और डायमीटर हमने देख लिया है 0.007 mm, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से इन द ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या स्टमक। देखिए जी, अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा नाक होता है, यहाँ पे हमारा माउथ होता है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर बकल कैविटी होती है पूरी प्रॉपर, ठीक है। बकल कैविटी में क्या पाया जाता है, मुख गुहा में क्या पाया जाता है, बकल कैविटी में पहली बात तो पाई जाती है स्टार्च, ठीक है जी, ओ सॉरी, पहली बात पाई जाती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और कितने पेयर्स होते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स के, 3 पेयर्स पाए जाते हैं, 3 पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स मतलब क्या है, 6 ग्रंथियां हमारे पास टोटल हो गई है, एक इस साइड हो गया 3 और 3 इस साइड हो गया ना, सेम होता है। 6 ग्रंथियां हो गई हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स की। और याद रखिएगा कितना स्लाइवा हमें चाहिए पर दिन, मतलब 1.5 लीटर पर डे स्लाइवा हमारे बनता है हर रोज, ठीक है। वो वेरी कर सकता है, आप कोई खाना चीज देख लेते हो ना, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हो तो क्या है भूख बढ़ जाती है, लार आ जाती है, लार आने लग जाती है ना, कहते हैं मुंह में पानी आ जाना। पानी का मतलब उस मुहावरे में होता है लार आना ना। चलो ये चीज क्लियर होगी। फिर इसके बाद देखो स्लाइवा तो हमने डिस्कस कर लिया। अब स्लाइवा के अंदर ना हमारे पास क्या होता है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है जी। 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो होता है अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, ठीक है, या टाइलिन, ठीक है जी, इसका पी साइलेंट है, टाइलिन ही बोलोगे। और एक पाया जाता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। अब कहते हैं ना कि जब कभी मतलब हमारे क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कुछ चोट लग गई है ना, तो हमारे कहते हैं कि यहाँ पे ना आप हल्का सा वो थूक लगा लो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या है, ये बैक्टीरिया मारने का काम करता है, और करता कौन है, लाइजोसोम करता है। इस वजह से क्या है, स्लाइवा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है लाइजोजाइम, वो करता है बैक्टीरिया को किल, ठीक है जी। इस वजह से हमारे स्लाइवा को बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल। अब अमाइलेज और पेटाइलिन क्या करते हैं, अमाइलेज और पेटाइलिन क्या करते हैं, पकड़ते हैं स्टार्च को, ठीक है जी। ये जाते हैं स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के पास, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स के पास, ठीक है जी, और उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। नियर अबाउट 30% स्टार्च हमारा माउथ से डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ से डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये वाला मेन पॉइंट है। एक तो एमाइलिन और पेटाइलिन के बारे में पता होना चाहिए, और लाइजोजाइम के बारे में पता होना। फिर चलो हम नीचे, अब अच्छा जो स्लाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं बोलस। और ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है, बोलस क्या है, ठीक है, तो ये भी आपके क्लियर होना चाहिए बोलस क्या है। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारी जितनी चीजें हम कर रहे हैं वो सारी की सारी एग्रीगेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब आगे क्या होता है, अगर बात कर ली जाए, फिर स्टमक आ जाता है। स्टमक में क्या है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब छोटी आंत का एक ना सी टाइप का हिस्सा होता है, या यू शेप टाइप का जो हिस्सा बनाता है, और उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोला जाता है, ड्यूडेनम, ठीक है जी। और ड्यूडेनम में क्या है, सारी सिक्रीशंस आ जाती है, सारी सिक्रीशंस आ जाती है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस आ जाती है, ठीक है जी, पित्त रस आ जाता है,
ओके, बाइल जूस आ जाता है, बाइल जूस हो गया, पित्त हो गया, सारी चीजें सिक्रीशंस हो जाती है। अब क्या है, ड्यूडेनम में जाके सारी अपनी छोटी आंत की भी अपनी सिक्रीशंस होती है, वो सारी की सारी क्या है, डाइजेशन में मदद करती है ना। तो क्या है, मैक्सिमम डाइजेशन जो हो होने लग जाता है वो छोटी आंत में हो जाता है। बाकी सारी जगह पे छोटी आंत के जो इलियम और जेजनम है, ठीक है, जो इलियम और जेजनम है, ये वाली जो दो हिस्से हैं, एक तो ड्यूटेनम हो गया और एक इलियम और जेजनम है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों सिर्फ एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ एब्जॉर्प्शन में या अवशोषण में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन में। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें याद रखिएगा कौन सा सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से टेक प्लेस होता है, तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है जी, सी की बात। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब डाइजेशन, इसको थोड़ा सा बस ये चीज याद रखना है कि एक तो यह है 20 फीट लॉन्ग है और स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस हो जाती हैं, क्योंकि इसमें पैनक्रियास और बाइल जूस दोनों आ जाते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द बकल कैविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। अब वही वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें से कोई नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बकल कैविटी के बारे में, कि क्या होता है, इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं हमारी सलाइवा में, एक तो लाइजोजाइम पाया जाता है, और एक स्लाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये स्टार्च के ऊपर जाता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने की मदद करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ये बताइए कि किसका कौन सी चीज का ब्रेकडाउन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी चीज आ जाती है। या स्टार्च का ब्रेकडाउन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप याद रखोगे माउथ से, है ना। तो ये क्या करता है, 30% हमारा स्टार्च क्या है, डाइजेस्ट करवा देता है, यहीं पे 30% स्टार्च हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखें, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, चलो जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं माल्टोज में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, माल्टोज का ऑप्शन आ जाता है, माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है। ये चीज पता होनी चाहिए। 30% स्टार्च हमारा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में, तभी हमें मीठा मीठा महसूस होता है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए स्लाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पता होना चाहिए आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि पूछी जाती है, लार ग्लैंड पूछा जाता है सबसे बड़ी, ठीक है जी। तो लार्जेस्ट लार ग्लैंड जो पाई जाती है वो पैरेटेड होती है। आप कहोगे पैरेटेड मैडम, पैरेटेड समझ नहीं आती। पैरेटेड होती है हमारी यहाँ पे कान के इधर वाली हिस्से में। अब क्या होता है कि एक वायरस होता है, अगर मिक्सो वायरस आ गया और उसने क्या करा, पैरेटेड ग्लैंड में चला गया बेचारा, ठीक है, इसकी वर्किंग को खराब करेगा। इसकी वर्किंग को खराब करने के बाद हमारे क्या है, यहाँ पे सूजन हो जाती है, एक प्रॉपर सूजन हो जाती है, ऐसे करके बहुत बड़ा फूल जाता है, उसको बोलते हैं मम्प्स, उसको बोलते हैं, उस बीमारी को क्या मम्प्स बोलते हैं या कानपीड़ा बोलते हैं। कौन सी बीमारी बोलते हैं, मम्प्स या कानपीड़ा बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपकी लार ग्रंथि कौन सी है, ये वाली पैरेटेड ग्लैंड। अच्छा, बक्कल कैविटी में एक क्या होता है, एक चीज याद रखनी है कि बक्कल कैविटी में एक तो टंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, टंग के बारे में या जीभ के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, यहाँ पे स्वीटनेस वाली चीज सारी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मीठे वाली चीज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, कि कौन सा पोर्शन है हमारा स्वीटनेस वाले के लिए, बिटर के लिए, सॉर के लिए, है ना। अब ये चीज याद रखना, देखो यहाँ पे इधर की तरफ क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो खाना किधर किधर लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं जाड़ की तरफ, है ना, दाढ़ की तरफ। तो अब क्या होता है, आप ये देखना, नमकीन वाली चीज हम साइड में टांग की साइड में हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो सॉल्टी टेस्ट होता है वो हमारा यहाँ पे पता चलता है, ये वाली जगह, ठीक है, ये सॉल्टी टेस्ट। अब बात कर लेते हैं सौर की, तो सौर वाली चीज पे यहाँ पे पता चलता है। अगर बात कर लेते हैं बिटर की, तो बिटर पीछे की तरफ दिखता है, ठीक है, बिटर पीछे की तरफ टेस्ट होता है। आप मेडिसिन खाते हो और आपके क्या है, आपने कभी देखा हो मेडिसिन मुंह में रह गई, पानी घुल गया उसके अंदर, तो बड़ा गंदा सा टेस्ट आता है ना, फिर आप लंघाने की कोशिश करते हो, पर मान लो कि हाँ जी नहीं अंदर गया, तो याद रखिएगा, बाहर फेंकते हो ना, तो याद रखिएगा पीछे वाली साइड आपको बिटर या ऐसे कौड़ा कौड़ा सा लगने लग जाएगा ना, कौड़ा कौड़ा सा लगता है। तो ये कौन सा होता है, ये बिटर टेस्ट पीछे की तरफ होता है। ये 4 टेस्ट तो हमने कर लिए, 4 टेस्ट हम कर चुके हैं, पता है, हाँ जी, मीठा, नमकीन, खट्टा, बिटर, है ना, या कौड़ा। ये चीज तो पता कर ली, कौड़ा पंजाबी में बोला जाता है, इस वजह से बता रही हूँ ना। फिफ्थ टेस्ट जरूर पूछा जाता है, फिफ्थ टेस्ट कौन सा है, आजकल ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस हो गया है फिफ्थ टेस्ट के बारे में।
तो फिफ्थ टेस्ट याद रखिएगा, उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट कौन सा है? अब आपको लगेगा कि ये कुछ अलग सा पढ़ रहे हैं। देखो उमामी टेस्ट ऐसा नहीं है जैसे पहले हम मैगी नहीं खाते थे ना, क्या ये फिर मैगी आया, जापानीज फूड हो गया, कोरियन फूड हो गया, हम बहुत ज्यादा खाने लगे। उनके क्या है, उनके टेस्ट जो है अलग टाइप का होता है। मैगी का टेस्ट अलग होता है ना, आपको कभी नॉर्मल जगह पे नहीं मिलता। उमामी टेस्ट एक ग्लूटामिक एसिड के कारण होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, उसके कारण उमामी टेस्ट पाया जाता है। तो ये चीज याद रखनी उमामी टेस्ट के बारे में। तो फिफ्थ टेस्ट आपको पता होना चाहिए, फिफ्थ टेस्ट कौन सा है, उमामी टेस्ट है। वो आजकल हमें अब इस वजह से महसूस होने लगे क्योंकि हम ये वाला फूड खाना स्टार्ट कर गए हैं ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, लार किसकी पाचन में मदद करता है, तो हमें याद होना चाहिए, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर्स हो गए या फैट। तो याद रखिएगा स्टार्च, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है सलाइवा। और 30% हमारा स्टार्च क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ये चीज पता है। प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारी स्टमक से, स्टमक से होती है स्टार्च। पहले हमारे पास एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, जहाँ पे भी ओजन आ गया तो वो एंजाइम समझ लीजिए इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, मतलब क्या है, ये काम करना नहीं चाहता, ये काम चोर एंजाइम है। पर जैसे ही HCl आया, ठीक है, और जैसे ही हमारे पास ये एसिड आया, इसने क्या करा, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पेप्सिन किसके ऊपर तो टूटता है, ये टूटता है प्रोटीन के ऊपर। अब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है सरकार अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई जो जिसके बने होते हैं प्रोटीन्स, वो होती है अमाइनो एसिड। नियर अबाउट 20 हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब मान लो एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक ये रहा, है ना। तो ये क्या होता है, ये किसी बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड से प्रॉपर जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेयर में, हमारे जो हेयर्स होते हैं, हमारे जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हम देखते हैं ना, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाना, वी नीड टू गो फॉर द कैरेटिन ट्रीटमेंट। तो हेयर में पाया कौन सा जाता है, कैरेटिन। कौन सा पाया जाता है, कैरेटिन, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जो कैसीन प्रोटीन है, एक कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, ये भी चीज याद रखिए, मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में। ठीक है जी, ये वाली चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर वाइज, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए स्लाइवा की बात करी जाए तो स्लाइवा में 99.5% तो हमारा वाटर होता है। ठीक है, 0.5% हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, म्यूकस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लाइजोजाइम होते हैं, एंटीबैक्टीरियल वही वाला जो मैंने आपको बताया था लाइजोजाइम। तो ये वाले क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए हेल्प करता है हमारा कौन सा, स्लाइवा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा, ये चीज पता चलेगी, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर। हाँ जी बिल्कुल, आंसर है हमारा क्या है, स्टार्च आंसर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये बताइए इनमें से कौन सा, ठीक है, चेंजेस होती हैं हमारी एंजाइम ट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन क्या करता है, एंजाइम ट्रिप्सिन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स को पॉप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, या स्टार्च को टू ग्लूकोज करता है। तो इसका सही आंसर है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और अमाइनो एसिड्स ही हमारी क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे प्रोटीन्स ही किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। और नियर अबाउट 20 हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इनमें से अमाइनो एसिड भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते नहीं है, हमें बाहर से चाहिए होते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं सरकार जो हमारे शरीर में बनते हैं और हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो एसेंशियल वाले और नॉन एसेंशियल के बारे में आपको एक ट्रिक से माध्यम के करवाऊंगी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के नाम। ठीक है जी, अब ये देखिए, जो ड्यूडेनम में होता है, ड्यूडेनम क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है, ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी। ठीक है, जो पहले वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोला जाता है।
ट्रिप्सिन क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है पेप्टाइड बॉन्ड की, ठीक है, प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देता है, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करके अमाइनो एसिड में बदल देते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। ड्यूटेनम में हमारी मैक्सिमम डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर फिट बैठ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन, जो क्या है, एंटी इफेक्टिव इन द ब्लड क्लॉटिंग, है ना। जो इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में प्रभावी है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो यहाँ पे रक्त के थक्का जमने वाला हमने कल भी देख लिया था, कौन सा विटामिन था, विटामिन के था हमारा रक्त का थक्का जमाने वाला। और विटामिन के को हम क्या बोलते थे? फाइलोक्विनोन बोलते थे। क्या बोलते थे सरकार? फाइलोक्विनोन बोलते थे, है ना। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है रेटिनॉल से। रेटिना में जो हमारी स्क्रीन के, हमारी जो आंख के पीछे एक पर्दा पाया जाता है, उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना में हमारे दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक तो रॉड्स पाए जाते हैं और एक पाए जाते हैं कोन्स। एक पाए जाते हैं रॉड्स और एक पाए जाते हैं कोन्स। अब आपको लगेगा रॉड्स का मतलब क्या है और कोन्स का मतलब क्या है। रॉड्स होते हैं हमारे इस टाइप के, कोन्स होते हैं हमारे इस टाइप के, शंख टाइप के होते हैं। और रॉड्स में एक जो पिगमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है जी। और जो कोन्स में पाया जाता है पिगमेंट उसको बोलते हैं आयोडोप्सिन, ठीक है जी। एडोप्सिन पिगमेंट और रेडोप्सिन पिगमेंट, ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है एग्जाम में। कौन सा हमारे रेटिना में, रॉड्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है और कोन्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोन सेल्स में कोई इशू आ जाता है तो उससे हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस, उससे हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब क्या है, आपको एक आध जो कलर है वो ढंग से दिखाई नहीं देगा, ठीक है जी, मैं आपको दिखाई नहीं देगा या आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो जो रॉड सेल्स में अगर कमी आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, रोग आ जाता है, जो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी का रोग हो जाता है। मतलब क्या है, रात में चीजें ढंग से दिखाई नहीं देती, विटामिन ए, ठीक है जी। अब विटामिन बी की बात कर ले तो विटामिन बी के आगे बहुत सारे टाइप्स है, और याद रखिएगा ये कौन सा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? अब अगर बात कर ली जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी भी हमारा क्या है? पानी में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसमें अलग से क्या चीज होती है, ये हीट सेंसिटिव होता है। मतलब ये क्या है, तापमान को झेल नहीं पाता, हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव सेंसिटिव विटामिन होता है। और ये क्या करता है? हीट को झेल नहीं पाता ये वाला विटामिन, विटामिन सी। और इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये चीज क्लियर करनी है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बताइए इनमें से कौन सा है जो प्रेजेंस, जिसकी प्रेजेंस या उपस्थिति उपस्थिति दूध में मिठास लाती है। अगर दूध में मिठास, देखो मिल्क में क्या होता है, काफी लोगों को तो मिठास पसंद होती है, और काफी सारे लोगों को क्या है, दूध ऐसे पी जाते हैं क्योंकि उनको हल्की हल्की मीठापन लगता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? वो लैक्टोज की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से, ठीक है जी। और ये सबसे कम स्वीटेस्ट होता है, ठीक है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम स्वीटेस्ट शुगर है। क्योंकि हमें पता है दूध में क्या है, चीनी डालते हैं लोग बहुत सारे, है ना। तो ये सबसे कम स्वीटेस्ट शुगर होता है कौन सा? लैक्टोज। तो याद रखना है कैसा है हमारा आंसर है, लैक्टोज की बात कर लेते हैं। और कई बार आता है, ये बताइए सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? स्वीटेस्ट शुगर भी पूछा जाता है, कौन सी होती है सबसे ज्यादा मीठी शुगर, क्या कौन सी होती है? तो ये चीज याद रखनी, किसकी बात हो रही है? फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज की बात होगी वहां पे। फ्रक्टोज क्या है? सबसे ज्यादा मीठा पाया जाता है, ये चीज क्लियर होगी। लैक्टोज क्या है? सबसे कम जो स्वीटेस्ट शुगर होती है। और फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी वाली जो चीनी होती है या शुगर होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोला जाता है, ये चीज। और सुक्रोज, सुक्रोज की बात कर लेते हैं। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज हमारा गन्नों से पाया जाता है। ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, ये वाला जो हमारा शुगर है, ये कहाँ से पाया जाता है? शुगर से पाया जाता है, शुगर केन से। और ये चीज याद रखनी, और इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं, मतलब कि आम भाषा में हम इसको यूज करते हैं। अगर कैरोटीन की बात करी जाए तो कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कैरेट्स में पाया जाता है, एक पिगमेंट है जो कैरेट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो कैरेट का या गाजर का रंग होता है लाल, ठीक है जी।
इसकी वजह से जो गाजर का रंग होता है वो क्या होता है, लाल रंग होता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लैक्टोज अगर बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं, एक तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं, ये सेचुराइड्स के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, सेचुराइड्स के बने होते हैं। एक तो ये चीज क्लियर सॉरी, ये चीज क्लियर होगी। एक तो होते हैं मोनोसेचुराइड्स, एक होते हैं मोनोसेचुराइड्स, मतलब क्या है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब क्या है, ये आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। फिर पाए जाते हैं ओलिगोसेचुराइड। कौन से, ओलिगोसेचुराइड्स। अब ओलिगोसेचुराइड्स में क्या अलग से होता है, ओलिगोसेचुराइड्स में ये होता है सरकार, जो हमारे 2 से लेकर 9 सेचुराइड्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, 2 से लेकर 9 तक हमारे ओलिगोसेचुराइड्स पाए जाते, मतलब सेचुराइड्स पाए जाते हैं, तभी इसको ओलिगो बोलते हैं ना। अब अगर उसके बाद आ जाते हैं, तीसरे आते हैं पॉलीसेचुराइड्स। पॉलीसेचुराइड्स में क्या होते हैं सरकार, ये वाले वो होते हैं जिनमें 10 और या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है जी। 10 या 10 से ज्यादा पाए जाते हैं तो वो क्या कौन से होते हैं, पॉलीसेचुराइड्स। ये चीज क्लियर होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एक तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और कीटोनिक ग्रुप, दोनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप वाले भी और कीटोन वाले भी, ठीक है जी। और लैक्टोज क्या है, डाइसेचराइड है, ये देखो ये डाइसेचराइड है। और ओलिगोसेचराइड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, क्योंकि 2 सेचराइड्स लोगे तो क्या बोलोगे, डाइसेचराइड बोलोगे, और ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होते हैं डाइसेचराइड, ओलिगोसेचराइड्स में है ना। और ये किसके बने होते हैं, ग्लूकोज के बने होते हैं और लैक्टोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लैक्टोज हमारा किसका बना है, ये ग्लूकोज का बना है, और हमारे पास किसका बना है, ये लैक्टोज का। ये चीज़ पूरी क्लियर होनी चाहिए। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कर चुके हैं इसके बारे में, और आगे भी करते रहेंगे। कल की क्लास में भी हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही लेक्चर में, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें करते कवर करते जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें नहीं पढ़ी या जो चीज़ें आपको नहीं आती, आपने क्या करना है, उसको नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है, क्योंकि एट द लास्ट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, राम राम, आपका बहुत सारा ध्यान रखियो। एंड मिलते हैं ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, 4 ਤੋਂ 5। टेक केयर जी, सत श्री अकाल।